नासा के दो सबसे महत्वपूर्ण मिशन जूनो और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन से हमें जुपिटर के मून्स पर कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आइए आज की इस वीडियो में इसे विस्तार से समझते हैं। ये सारी डिस्कवरीज एक तरह से गैलीलियो मिशन के द्वारा की गई डिस्कवरीज की पुष्टि है, यानी कंफर्मेशन है। गैलीलियो नासा के द्वारा जुपिटर की खोज में भेजा गया सबसे पहला मिशन था जो 1995 से 2003 तक एक्टिव रहा। इसने इस दौरान जुपिटर और उसके चंद्रमाओं पर बहुत सारी डिस्कवरीज की जो वैज्ञानिकों के लिए बहुत मिस्टीरियस थी। इन्हीं सब डिस्कवरीज को देखकर नासा की रुचि जुपिटर में और बढ़ गई। इसलिए नासा ने जूनो मिशन को जुपिटर की खोज में लॉन्च कर दिया, जिसने सन 2016 में जुपिटर पर एक्सप्लोर करना शुरू किया। टेक्निकली ये अपना प्राइमरी मिशन खत्म कर चुका है और अब ये अपना एक्सटेंडेड मिशन पूरा कर रहा है, जिसमें इसका पूरा फोकस जुपिटर के सबसे बड़े चंद्रमा यानी गैलीलियन मून्स आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो पर है। हम इनमें से कुछ खोजों की बात अपनी पुरानी वीडियोस में कर चुके हैं, जहां पर मैं आपसे हमेशा ये बोलता था कि कैलिस्टो के बारे में कुछ ज्यादा डिस्कवरीज नहीं हुई हैं, लेकिन अब हमारे पास कैलिस्टो से भी कुछ बड़ी डिस्कवरीज सामने आई हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा की गई रिसेंट स्टडी से वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि इस चंद्रमा के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ बड़े बादल मौजूद हैं। आप में से कुछ लोग अब सोच रहे होंगे कि मून्स पर एटमॉस्फेयर कहाँ होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई मून्स पर थिन एटमॉस्फेयर होते हैं जिन्हें एक्सोस्फेयर कहा जाता है। ये डिस्कवरी ओरिजिनल डिस्कवरी की कंफर्मेशन है जो गैलीलियो के द्वारा 20 साल पहले की गई थी, लेकिन इस बार जेम्स वेब टेलीस्कोप की एडवांसमेंट के कारण वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड के होने के प्रमाण को साबित कर दिया है। ये गैस इस चंद्रमा पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि ये किसी रीजन में बहुत ज्यादा है और कहीं पर बहुत कम। आसान भाषा में नॉर्थ पोल से कंपेयर करें तो साउथ पोल पर इसकी कंसंट्रेशन हाई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर मेन गैस ऑक्सीजन है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वैज्ञानिकों को ये नहीं मालूम है कि ये ऑक्सीजन गैस किस प्रकार की है और कहाँ से आ रही है। हालांकि अभी किसी भी प्रकार का अनुमान लगाना सही नहीं होगा, लेकिन इसे जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये गैस आ कहाँ से रही है। कैलिस्टो की सतह पर अधिकतर क्रेटर्स बने हुए हैं और इसकी सतह बर्फ और कार्बन डाइऑक्साइड की चादरों से ढकी हुई है, तो एक अनुमान ये भी हो सकता है कि ये गैस एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट्स और जुपिटर से हो रहे रेडिएशन के कारण वहां से निकल रही हो। और यदि ये कैलिस्टो की सतह के अंदर से आ रही होगी तो और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। स्पेसिफिकली इसके महासागर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड संभवतः दरारों से होते हुए सतह पर रिस रही है, लेकिन एक्चुअल ओरिजिन अभी भी अननोन है। ये एक बेहद ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है क्योंकि ये बेसिकली इस खास चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल को कंफर्म करता है। हो सकता है कि कैलिस्टो पर भी लाइफ पॉसिबल हो, लेकिन ये कहना अभी मुश्किल है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी वैज्ञानिकों ने यहाँ पर कुछ और भी डिस्कवर किया है। दरअसल वैज्ञानिकों को यहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिले हैं जिनमें नाइट्रोजन और कार्बन पाया गया है। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि या तो ये खुद ब खुद वहां बने हैं या फिर मीटियोराइट्स के द्वारा वहां पर आए हैं, और इन दोनों ही केसेस को जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जो कि आने वाले सालों में बहुत बड़े खुलासे करने वाला है। इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये कंपाउंड्स इतने खास क्यों हैं। दरअसल आज से पहले कभी भी जुपिटर के आसपास नाइट्रोजन या फिर इन कंपाउंड्स को खोजा नहीं गया है, और अचानक से इनका वहां पर आना बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात है। और इसलिए कैलिस्टो के आसपास नाइट्रोजन के शुरुआती संकेत ढूंढना एक बहुत बड़ी खोज है। हालांकि वैज्ञानिकों को इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन उनका भरोसा है कि आने वाले कुछ सालों में उनके हाथ कुछ बहुत खास लगने वाला है। 2030 से पहले हमें जल्द ही दो ऐसे रोबोटिक्स मिशन देखने को मिलेंगे जो जुपिटर को एक बार फिर से ऑर्बिट करेंगे, जिनसे हमें इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिलती रहेगी। बात करें मिशंस की तो ये कुल 2 मिशन हैं जो ESA और नासा के द्वारा किए जाएंगे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया मिशन जूस 2023 में सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है और नासा का क्लिपर मिशन इस साल लॉन्च कर दिया गया है। ये दोनों ही मिशन जुपिटर तक 2031 तक पहुंच जाएंगे और वहां पर सक्सेसफुली जुपिटर को ऑर्बिट करना शुरू कर देंगे। यूरोपा क्लिपर मिशन शायद सबसे खास होने वाला है क्योंकि ये यूरोपा के मून को और भी बेहतर ढंग से स्टडी करेगा। स्टडीज की माने तो इसके इंस्ट्रूमेंट्स इतने एडवांस्ड होंगे कि ये वहां पर ना कि बस मून्स की हैबिटेबिलिटी को जांचेगा, बल्कि ये वहां पर लाइफ के होने के सबूतों को भी खोज सकते हैं। अगर वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक रिसर्च कंडक्ट की जिसमें उन्होंने इसके इंस्ट्रूमेंट्स पर तेज गति से आइस क्रिस्टल को फायर किया।
जिनमें कुछ मात्रा में बैक्टीरिया मौजूद थे, क्योंकि कुछ ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट्स को जुपिटर के एटमॉस्फेयर पर भी देखने को मिलेगा, इसलिए उसके जैसा ही एनवायरनमेंट लैब में क्रिएट कराया गया। और खास बात ये थी कि इतनी स्पीड पर आने के बाद भी इन इंस्ट्रूमेंट्स ने उन क्रिस्टल के अंदर बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर लिया, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये इंस्ट्रूमेंट इतने पावरफुल हैं कि ये यूरोपा पर डेफिनेटली लाइफ के होने के प्रमाण को खोज निकालेंगे। हालांकि ये मिशन लाइफ की खोज के लिए यूरोपा पर नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि ये वहां पर यूरोपा के एटमॉस्फेयर और ओशन की स्टडी के लिए भेजा जाएगा। पर वैज्ञानिकों को भरोसा है कि 2030 तक उन्हें कुछ बहुत बड़ी डिस्कवरीज मिल सकती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आयो। जुपिटर के इस चंद्रमा से हमें एक बार फिर से कुछ एक्साइटिंग डिस्कवरीज मिली हैं। एक बेहद ही खूबसूरत वोल्केनिक मून जिसकी परिक्रमा जूनो कई बार कर चुका है, जिनमें से कई बार ये प्रोब इसके बेहद ही नजदीक तक आया है। 30 दिसंबर 2023 को ही ये प्रोब तकरीबन इस चंद्रमा के 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट कर रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा नजदीक है। और ऐसा करने के पीछे खास कारण है इसका ऑर्बिटल पीरियड। इस तरह के फ्लाईबाय मेथड से ये प्रोब जुपिटर के अराउंड तकरीबन 33 दिनों तक अपना ऑर्बिटल पीरियड पूरा कर सकता है, जिसके कारण ये आयो पर वॉल्केनोज की ऑब्जर्वेशंस करके ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स को निकाल पाएगा। इसने आयो को हमारे सामने कुछ ऐसे रखा है जैसा कि हमने पहले कभी भी नहीं देखा था। इस मिशन का मेन पर्पस था इस मून पर मौजूद वॉल्केनोज और मैग्मा के विशाल ओशंस की स्टडी करना, जो कि सरफेस के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इस मैग्मा का काफी बड़ा हिस्सा सरफेस के बाहर आ रहा है और रिसर्चर्स का मानना है कि इसके पीछे का कारण जुपिटर और उसके चंद्रमा के बीच मौजूद टाइडल इंटरेक्शन फोर्स है, जिसके कारण यहाँ पर मैग्मा के विशाल समुद्र बन चुके हैं। ऐसा ही कुछ हमें यहाँ धरती पर भी देखने को मिलता है, लेकिन फर्क सिर्फ ओशन वाटर का है, इसलिए वैज्ञानिक इसे और भी विस्तार से जानना चाहते हैं। जूनो फ्लाईबाय मिशन के दौरान हमें कुछ ऐसे रीजन्स देखने को मिले हैं जो आज से पहले कभी भी नहीं देखे गए। स्पेशली नॉर्दर्न लैटिट्यूड की तरफ जूनो कुछ बेहद ही अद्भुत चीज को कैप्चर करने में कामयाब रहा। दरअसल इसने चंद्रमा पर मौजूद एक विशाल लावा लेक के ढेर सारे क्लोजअप्स लिए हैं। ये लेक तकरीबन 200 किलोमीटर बड़ी है और इसका नाम है लोकी पटेरा। इसे ध्यान से देखने के बाद हमें इसके बीच में कई सारे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। ये अर्थ पर मौजूद आइलैंड से बिल्कुल अलग है। जरा सोचिए कि आइलैंड्स के आसपास पानी नहीं बल्कि लावा होगा, वो आपको कैसा महसूस होगा। और यहाँ पर लेक के आसपास कुछ आइस शीट्स भी मौजूद हैं, जो टेक्निकली आइस शीट्स नहीं हैं बल्कि एक तरह का ग्लास है जिसे ऑब्सीडियन कहा जाता है, जिसे यहाँ धरती पर भी वॉल्केनिक इरप्शंस के दौरान देखा जाता है। इस चंद्रमा के एटमॉस्फेयर और एक्सोस्फेयर की जांच करने के बाद वैज्ञानिकों को ये मालूम पड़ा है कि ये कुछ मिलियन साल पुराना नहीं है, बल्कि ये तकरीबन 4.5 बिलियन सालों से ही ऐसा है। लेकिन बेसिकली सल्फर के आइसोटोप्स की एनालिसिस से ये पता चला है कि हैवी आइसोटोप हर चीज को डोमिनेट करता है, जिससे एक्सोस्फेयर की एज को जानने की कोशिश करना संभव हो जाता है। रिसर्चर्स को पता चला कि आयो और जुपिटर की ये इंटरेक्शन तकरीबन 4 बिलियन सालों से ही हो रही है, जो कि दर्शाता है कि जुपिटर सिस्टम सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन से ही ऐसा है और इसमें चेंजेस नहीं आए हैं। हालांकि ये सभी डिस्कवरीज बहुत मिस्टीरियस हैं और अभी पूरी तरह से समझी नहीं गई है और अभी जुपिटर और उसके चंद्रमाओं को और भी जानना बाकी है, क्योंकि ये अपने अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स को समेटे बैठे हुए हैं। भविष्य में हमें जरूर कुछ अद्भुत डिस्कवरीज देखने को मिलेंगी। और भी इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज देखने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा।